Let's start the last episode of the day, the fourth episode. समय की एक बात बहुत ही निराली होती थी। वो रहता तो एक जैसा है, लेकिन जिस हिसाब से इंसान उसे देखता है वो अपने रंग, रूप और चलने के तरीके को बदल देता है। अगर कोई इंसान समय के बीतने का बहुत तेजी से इंतजार करता है तो समय जैसे बहुत ही धीरे घूमने लगता है, और अगर कोई इंसान किसी काम को बहुत जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता है तो फिर समय दौड़ता हुआ उसे ऐसा करने नहीं देता। और अगर इंसान किसी दुख में डूबा हुआ होता है तो समय उसके लिए रुक जाता है। अलग अलग इंसानों को समय का बर्ताव अपने हिसाब से लगता है कि वो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है या फिर उन्हें किसी भी चीज को पूरा करने का मौका नहीं दे रहा। हर इंसान आज की जिंदगी के हिसाब से बस समय पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, लेकिन शायद किसी भी इंसान को समझ नहीं आता कि समय तो अपनी गति के हिसाब से ही चलता है। वो ना तो ज्यादा आगे बढ़ पाता है और ना ही इंसान को पीछे छोड़ पाता है। शायद वो इंसान की ही गलती होती है कि वो समय के साथ अपना बंधन इस तरीके से नहीं बना पाता कि वो उसे अपने आप में ढाल ले। इसीलिए जब एक उम्र आती है तो इंसान को मरना ही पड़ता है और सब कहते हैं कि उसका समय खत्म हो गया। लेकिन ये बात हर इंसान के लिए सही नहीं रहती। जो इंसान समय को अपने काबू में कर लेता है और उसे पता होता है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है या फिर अपनी जिंदगी में खुशियां ला रहा है, तो समय उसके लिए बहुत ही आसानी से गुजरता है। वो हर दिन और हर पल को जैसे कि बहुत खुश होकर स्वीकार करता है, और फिर जीवन का चक्र समय आने पर उसे अपनी मौत से तो मिलवा देता है, पर फिर भी लोग उसे याद करते रह जाते हैं। शायद यही इंसान की किस्मत में लिखा रहता है कि अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो समय भी उसके पार चला जाएगा और फिर लोग हमेशा उसे याद रखेंगे। ऐसे इंसानों की बात जब तक इस दुनिया में होती रहेगी, शायद समय हमेशा उन्हें आदर के साथ देखता रहेगा और लोगों की जिंदगी भी उसी तरीके से आसान हो जाएगी अगर वो अपने आप का रिश्ता भी समय से अच्छा कर लेंगे तो। ये बात आदित्य को साधु महाराज ने उसके 10,000 साल के सफर के पहले दिन पर कही थी। जब आदित्य को इस बात का पता चला था कि वो 10,000 साल तक साधना करने वाला है, तब उसे बहुत ही हैरानी हुई थी। उसने सोचा था कि 10,000 साल का समय आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है। उसके लिए तो बस इंसान 100 या फिर ज्यादा से ज्यादा 120 साल तक जी सकता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। और ऐसे टाइम पर जब उसने ये बात सुनी थी तब वो बहुत हैरान हुआ था, पर उसे पता था कि जो बात साधु महाराज ने समय के बारे में बोली थी वो बिल्कुल सही थी। अगर उसने समय पर काबू कर लिया तो शायद वो ज्यादा टाइम के लिए अपने जीवन को जी भी सकता है और चीजों को मैनेज भी कर सकता है। इसलिए उसने जब एक जगह पर 120 साल पूरे कर लिए तब भी उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक पल के लिए भी उम्र दराज नहीं हुआ है और ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन है। उसे पता चल रहा था कि उसने समय को अपने कंट्रोल में कर रखा है और वो पूरी तरह उसके साथ ही चल रहा है। वहां पर उसका एक साल जैसे कि एक सेकंड के बराबर बीत रहा था और ऐसे टाइम पर आदित्य को बस एडवांटेज ही था और वो उसे बस पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहता था। लेकिन शायद वो भूल चुका था कि वो भले ही समय को अपने कंट्रोल में कर ले, पर समय उसके कंट्रोल में कभी भी आ नहीं सकता। आदित्य के साथ अब यही हो रहा था। जब वो प्लेन के अंदर बैठा हुआ था तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कब उसका समय निकल रहा है, लेकिन उसे बस महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे करके अपने शहर की तरफ बढ़ रहा है और सारी चीजें सही होने वाली हैं। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अभी कहां पर है और खिड़की से नीचे देखने पर भी उसे ऐसा कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक शांति थी कि वो आखिरकार अपने घर में अपने परिवार के साथ जा रहा है। जब वो पलटकर एक बार अपनी माँ और मृणाली को देख रहा था तो वो दोनों भी ऐसे ही बैठी थी। उसकी माँ ने अभी भी दोनों अस्थियों के कलश को अपने पास ही रखा था और जैसे वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। आदित्य को भी उन्हें देखकर इस बात का पता चल रहा था कि शायद उनके लिए ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक पल जरूर आएगा जब उसे अस्थि विसर्जन के लिए अपने पापा और दादाजी को साथ में ले जाना होगा और तब शायद उसकी माँ उसके लिए तैयार ना हो, पर उसे किसी न किसी तरीके से उन्हें मनाना ही होगा। उसे पता था कि हिंदू धर्म में मौत के बाद फॉलो होने वाले बहुत रीति रिवाज हैं जिनकी मदद से मृत इंसान की आत्मा को शांत किया जाता है और उसे पुण्य दिलाने की कोशिश की जाती है।
अगर कुछ भी गलत कर दिया जाता है तो उससे चीजें बिगड़ने का डर रहता है और वो चीजें बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका है, तो वहां पर चीजें बिगाड़ना नहीं है और जो चीज अपने मन में सही लगे उसे फॉलो करना है। वो बस यही बात अपने मन में दबाए हुए बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि कब उसका प्लेन लैंड करेगा। उस बेचैनी में आदित्य आखिरकार वो वाला इंसान बन ही गया था जिसे समय के बीतने का बहुत तेजी से इंतजार होता है, लेकिन समय उसके कंट्रोल से बाहर था और उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई थी। लेकिन विधि का विधान और समय के चक्र को कौन बदल या फिर रोक सकता है, और यही हुआ। थोड़ी देर बाद जब आदित्य का प्लेन लैंड हुआ तब वो पूरी तरह तैयार हो चुका था और अपनी माँ और मनाली को लेकर वो रोजबट की तरफ निकल गया। उसने चार्टर्ड प्लेन के पायलट को वापस मनाली जाने को बोल दिया था और अंजलि को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भी कह दिया था कि वो सारी चीजों को समझ ले। आदित्य को पता था कि अंजलि ने उसका काम बहुत अच्छे से मैनेज करके अपना पार्ट निभा लिया है और उसको अब उसका पार्ट निभाना पड़ेगा। यही बात सोचकर जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसने टैक्सी में अपना सामान रखा और मनाली और माँ के साथ अपने नए घर की तरफ जाने लगा। जब वो टैक्सी में था तो एक बार फिर से उसे वही फीलिंग आने लगी जो घर से निकलते वक्त आई थी। उसे पता था कि अगर वो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखेगा तो सारी चीजें जल्द से जल्द सही होती जाएंगी और वो बस वही करना चाहता था। वो ना तो किसी के बारे में ज्यादा सोचना चाहता था और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहता था। उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। भले ही पीछे बैक सीट पर बैठी हुई उसकी माँ और मनाली थोड़ी सी उदास दिख रही थी, लेकिन उसे इस बारे में पता था कि वो उदास नहीं रहना चाहता है और इसलिए वो जल्दी से जाकर उनके साथ रहना शुरू करना चाहता था। और उसे यह भी पता था कि इससे पहले उसे एक बार वजीर के घर जाना होगा और अपना सामान वहां से लाना होगा। उसे अपने सामान के साथ साथ अमित को भी वहां से लेकर आना पड़ेगा। उसे पता है कि अमित के बारे में वो जैसे भूल ही चुका था, लेकिन इस जिंदगी में अगर एक अच्छी बात हुई थी तो वो ये थी कि इस बार अमित को उसने नहीं खोया था और इस चीज को सोचकर उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा था। जुबैर ने उसे बता दिया था कि उसने अमित को वजीर के यहाँ पर छोड़ दिया है और वो बस उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो वजीर के घर पहुंच गए। जब गाड़ी रुकी तब आदित्य पहले उतरा और टैक्सी वाले को पेमेंट करने लगा। उसकी माँ वहां पर खड़े हुए उस घर को बहुत ही आराम से देख रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ऐसी जगह में रहता है। उनके हिसाब से जो घर उन्होंने आदित्य का देखा था वो बिल्कुल अलग था और वो बस हैरानी से उस तरफ देख रही थी। लेकिन आदित्य ने उन्हें कुछ भी समझाने के बारे में नहीं सोचा और मनाली उन्हें पकड़ते हुए ऐसे ही अंदर ले गई। तब आदित्य ने टैक्सी में से अपना सामान निकाला और वो भी अंदर चला गया। अंदर जाकर जब वो अमित से मिला तो उसे दिखा कि वो बहुत चिंता में था। उसे देखकर आदित्य को यकीन आ गया था कि उसे सब कुछ पता चल गया है और उसने उसे सारी बातें बताई और समझाई। जब अमित ने सारी बातें सुनी तब वो भी चीजों को समझ गया और फिर वो भी आदित्य की पैकिंग करवाने में मदद करने लगा। आदित्य को पता था कि वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से शिफ्ट होगा और वो वजीर को भी अपने साथ ही रखेगा, इसलिए उसने अमित से वजीर का सामान पैक करने को भी बोल दिया था। अमित के हाथ में जो भी आया था उसने 3 सूटकेस में पैक कर लिया था और रजिया की सारी पेंटिंग्स भी रख ली थी। तब आदित्य ने अमित को एक लोडिंग ट्रक में बैठाया और जो भी इंपॉर्टेंट सामान था वो उसमें रखकर खुद वजीर की कार लेकर अपनी माँ और मनाली को बैठाकर रोजबट की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो एक बार फिर से उस शहर की फीलिंग उसे अच्छी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि ये उसका इलाका है जहां पर कोई भी उसे टच नहीं कर सकता और ना ही किसी प्रकार का दुख दे सकता है। उसे इस बात पर थोड़ा घमंड भी था कि वो यहाँ पर बहुत बार जीत चुका है और यहाँ पर हमेशा खुश रहने के बारे में ही सोचता है। वो अपनी माँ की तरफ देखना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि वो अपने मन में क्या सोच रहा है, लेकिन इस चीज को लेकर वो श्योर हो चुका था कि अभी भी उसकी माँ ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर उसे विश्वास था कि थोड़े टाइम में वो सब कुछ ठीक कर देगा। और यही सोचते हुए वो जल्दी से रोजबट पहुंचा। जब वो रोजबट की बाउंड्री के अंदर पहली बार एंटर हुआ था तो उसने उसे बहुत करीब से देखा। उसकी दीवारें उसे हल्के पिंक कलर की दिख रही थीं और वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फिर वो कार को पार्क करके पहली बार उसके अंदर एंटर हुआ
तो जैसे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रोजबर्ड अंदर से बिल्कुल ऐसे बना हुआ था जैसे कोई महल। वहां पर बड़े बड़े पिलर्स थे जो मार्बल के बने हुए थे और हर तरफ गोल्डन टेक्सचर था। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी और उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी एंटीक चीजें थी जो आदित्य ने आज तक देखी नहीं थी। उसे पता था कि ये सारी चीजें रोजबर्ड के प्राइस में इंक्लूड थी, इसीलिए वहां से नहीं गई थी। सूरज की रोशनी एक तरफ से अंदर आ रही थी जिसकी वजह से एक हल्के पिंक कलर की लाइट में पूरा मेंशन बहुत चमक रहा था। आदित्य को पता था कि अंजलि ने इसकी सफाई करवा दी थी, इसीलिए वो इतना चमक रहा था। और वहां पर पहुंचकर उसे बिल्कुल एक राजा की तरह फील हो रहा था। रूम है, एक बड़ा किचन है, एक हॉल और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी मेंशन में होती हैं। वहां पर 2-3 सीक्रेट पैसेज भी थे कि अगर किसी को बाहर निकलना हो तो वहां से निकल सकता है। और उसका टॉप फ्लोर 7 था जिससे पूरे सिटी का व्यू दिखता था। जब आदित्य फाइनली पूरा टूर करके टॉप पर पहुंचा तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। भले ही वो 7th फ्लोर पर था, लेकिन रोजबर्ड का आर्किटेक्चर इतना गजब का था कि वहां से उसे पूरा शहर बहुत आसानी से दिख रहा था। वो पूरे शहर को अपनी आंखों से देख रहा था। उसे पता था कि ये पूरी जगह उसने जीत ली है। जिंदगी अब उसकी जिंदगी होने वाली है, जो उसने पहले ही सोच लिया था कि जिंदगी में उसे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता और अपनी पावर के दम पर वो जो चाहे कर सकता है। थैंक्स फॉर हियरिंग द 4th एपिसोड्स ऑफ टुडे। कल शायद नया कुछ एपिसोड्स आएगा। थैंक यू फॉर हियरिंग।